हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिटॉप। तो आज हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 7 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स क्या है, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स क्या है, प्रेपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवा रखी हैं कंप्लीट। उसके बाद मैंने करवाया हुआ है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट करवाया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाए हुए हैं। और कल हमने देखा था कि E1 एंड E2 मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शन विद मेटल। तो ये सब हमने कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। तो रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स में ना हमें 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है। एक तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होगी रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ये तीनों की तीनों करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी। तो मतलब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, एक हैलाइड निकलेगा और उसकी जगह पे जाके दूसरा लगेगा, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कर रहे होते हैं कि एक निकलता है और दूसरा आके लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हैलाइड है वो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा, और जो इनकमिंग आएगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी पहले हमें देखना है कि क्या है लेस रिएक्टिव। जो आपके हेलोअरीन्स होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 4 कारण होते हैं कि ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। तो पहले आप देखो कि जो रेजोनेंस है, पहले आपका रेजोनेंस इफेक्ट आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहते हैं? न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो ऐसी साइड पे अटैक करना चाहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो वो चाहता है कि वो यहाँ पे आके अटैक करे और इसको लीव करवा दे। पर क्या हुआ यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। रेजोनेंस आई, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा ईजी होता है डबल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। आप देख रहे हो यहाँ पे हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, है ना। अब आपका आता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जो हेलो एल्केन्स होते हैं। तो हेलो एल्केन्स में अटैक करना इजी है। और यहाँ पे क्या होता है, जो CX बॉन्ड होता है ये छोटा होता है डबल बॉन्ड के कारण। सिमिलर रीजन आ जाएगा कि डबल बॉन्ड के कारण जो CX बॉन्ड है आपका छोटा होता है। तो छोटे बॉन्ड को, जो स्मॉल बॉन्ड है उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता। तो ये हो गया आपका दूसरा आपका ये रीजन हो गया, ये दूसरा कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो क्यों होती है। अब तीसरा जो आता है आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। फिनाइल केटाइन जो बनता है, फिनाइल केटाइन कैसा बनेगा कि ये होता है फिनाइल केटाइन, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये फिनाइल केटाइन होता है कि सीधा सीधा ये हेलाइड निकल जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये फिनाइल केटाइन स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज। sp2 हाइब्रिडाइज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज रहे, पर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो अनस्टेबल कर देगा ना। फोर्थ रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो आपका ये होता है बेंजीन रिंग है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच रहता है तो वो क्या चाहता है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जाए। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच पहले से ही है, तो ये जाना पसंद नहीं करेगा, डिफिकल्ट टू अप्रोच होगा, इसको अप्रोच करना डिफिकल्ट होगा। तो ये 4 रीजन क्या क्या थे, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, एक हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, एक इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, और चौथा जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज डिफिकल्ट टू अप्रोच हियर। अब देखो इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आते हैं, OH माइनस ग्रुप लेके आते हैं, जो कि एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस केटाइन इस एरीन रिंग के पास लेके आएंगे। जब हम इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, इसको अटैक करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पहले तो क्या है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर अगर हम SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना चाहे कि ये सीधा केटाइन को लीव करवा दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो भी नहीं हम कर सकते कि
फिनाइल केटाइन जो आपका अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे अटैक करना डिफिकल्ट हो गया। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, हार्श कंडीशन देनी पड़ी। कैसी, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर एंड H+ हमें देना पड़ा, और फिर जाके हमारे पास सब्सटीट्यूशन हुई, ये OH- इस पर अटैक किया। अब हमारे पास क्या आता है, Cl, ये वाला जो आपका है, इसमें आपने क्या किया, NO2 भी लगा दिया। NO2 क्यों लगाया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट होने के कारण जब हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। रिंग को क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो इसमें हमें उससे कम हार्श कंडीशन देनी पड़ी। 443 केल्विन पे हो गया, और हमें एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो ईजिली सब्सटीट्यूट हो गया। अब अगर हमने 2 NO2 लगा दिए तो और कम हो गया टेम्परेचर। देख रहे हो आप, हमें H+ की तो जरूरत रहेगी, पर यहाँ पे और कम हो गया टेम्परेचर। फिर आपके पास क्या बना, ये OH इजीली अटैच हो गया। अब लास्ट में आपके पास क्या आता है, ये वाला ग्रुप आता है, जिसमें क्या हो रहा है, ये 3 NO2 लगा दिया हमने, 3 NO2 लगा दिया, और वार्म सीधा हीट किया, पानी डाला, और हमारे पास ये सब्सटीट्यूट हो गया, OH आ गया। तो देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट की वजह से हमारे पास, हमें कितना ईजी हो गया ये सब्सटीट्यूशन करना। अब मैं सीधा बुक में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ आपको। जब आपके पास ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो रेजोनेंस के यहाँ पे पहले क्या किया, OH ने अटैक किया, और रेजोनेंस से ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे ऑर्थो पोजिशन पे, फिर से इसने रेजोनेंस किया और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये NO2 क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट हो गया। कैसे, N पे प्लस चार्ज है, N एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है ना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्टेबल हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO2 पैरा आइसोमर पे था, और यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर पे। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये भी विड्रॉ कर लेगा, ये भी इजीली विड्रॉ करेगा। तो इजीली विड्रॉ करने के कारण ये रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सके, इसलिए रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है। पर अब जब हमने मेटा आइसोमर पे गए, तो मेटा आइसोमर में यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पर ये जो मेटा पोजीशन पे है ना, नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। अब अगर मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो ये नाइट्रो ग्रुप को क्या जरूरत है, नाइट्रो ग्रुप तो अपने तरफ नहीं विड्रॉ करेगा ना। इसलिए जो मेटा आइसोमर बनना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू पैरा और ऑर्थो आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट आप लगा के उसको स्टेबल कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।